नमस्कार, आदाब। मेरा नाम कमर है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे बांग्लादेश में, जो इस समय वहाँ के ऊपर वहाँ के स्टूडेंट्स की यानी विद्यार्थियों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको लेके। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है और अपोजिशन का क्या रोल है, रूलिंग पार्टी जो वहाँ पे है शेख हसीना की, वो उसका क्या रोल है इन सब चीजों को, और बांग्लादेश की इकोनॉमी की क्या हालत है, इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि इन डेप्थ आपको इंफॉर्मेशन दे सके। पहली बात तो ये कि ये अनरेस्ट वहां पे जो हुआ है उसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि वहां के ऊपर जो 30% सीट रिजर्व कर रखी हैं, जो जिन लोगों ने बांग्लादेश की आजादी के लिए काम किया था या सेक्रीफाइस की थी, उनके फैमिली मेंबर्स। लोगों का कहना यह है कि इससे केवल फायदा उन लोग को हो रहा है जो बांग्लादेश की जो रूलिंग पार्टी है उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको फायदा हो रहा है और बाकी लोग के उसमें सफर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये 30% रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। डिमांड बहुत जेन्युइन है। आजाद हुए मुल्क को उनके काफी समय हो गया पाकिस्तान से। अब ये कहाँ तक है, इसी के अब तो कई जनरेशन्स हो गई होंगी। इनको कुछ और सोचना की जरूरत है। 30% सीट्स बहुत होती हैं। और पहली बात तो ये कि टोटल सीट नंबर ऑफ सीट भी बहुत कम है। जिस तरह से लड़के पढ़ के निकल रहे हैं उस तरह से उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं। तो ये इस पे फिर दूसरी बात ये कि और जनरल गुस्सा था। गुस्सा इस बात से था कि प्राइस राइस, हर चीज की कीमतें बढ़ रही हैं। मैं थोड़ी सी ये जो स्टेटिस्टिक्स है मैं आपको दे दूं। बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन है वो 169 मिलियन लोग रहते हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि उनके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो लगभग 4% से थोड़ा ज्यादा है। ये मैं 2022 की फिगर बता रहा हूँ। और इन्फ्लेशन जो है उनके यहाँ काफी है, 9-10% के करीब है। 10% बहुत होता है। और लिटरेसी रेट उनका इलिटरेसी रेट जो है, मतलब जो जहालत है, वो 23% की है। जीडीपी ग्रोथ जो है उनका वो है 455 बिलियन डॉलर का। ये कम है क्योंकि और फिर उसके अलावा ये है कि बांग्लादेश बेसिकली एक इमर्जिंग मार्केट है। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री थी। इकोनॉमिक ग्रोथ उसकी सबसे फास्ट थी, लगातार आगे बढ़ रही थी। लेकिन जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वो इंडिकेटर नहीं होता कि मुल्क में खुशहाली है। एक छोटे से तबका तो बहुत रिच और फिर सुपर रिच बनता चला जा रहा है। वहां पे आम जनता जो है वो लोअर मिडिल क्लास लेवल की है। और फिर दूसरी बात ये कि उससे नीचे जो है वो बहुत गरीब लोग हैं। ये जो है लोअर मिडिल इनकम ग्रुप की जो कंट्री होती है, ये बड़ी जल्दी इसमें क्राइसिस आ जाता है। बांग्लादेश के साथ भी यही हुआ है। अब एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो कुल उनकी जो जीडीपी में शेयर है वो 15% का है, इंडस्ट्री का है 34% का, और सर्विस 53। बताइए, सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा है उनके यहाँ। गवर्नमेंट, बैंकिंग और दूसरे तमाम जो सेक्टर से जुड़े हुए हैं उससे लोग ज्यादा है। तो इंडस्ट्री जो है, मैं समझता हूँ कि उनको एक्सपेंशन की बहुत जरूरत है। बांग्लादेश में सरप्लस लेबर है, अरब कंट्रीज में जा रहा है, यूरोप अमेरिका में काफी पहले से है। ईस्ट बंगाली वहां पे, और एक पुराना बंगाल का ट्रेडिशन रहा है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी वहीं से स्टैब्लिश हुई, जिसे कहना चाहिए कलकत्ता सिटी भी उन्हीं लोगों का बनाया हुआ था। और फिर उसके अलावा ये कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कुछ ही समय के बाद वहां पे कॉटन मिल्स और दूसरी मिल जो भारत में आई थी, तो वो गुजरात, बॉम्बे और बंगाल में लगी थी। उनका लेबर है, ट्रेंड लेबर है उनके पास। पहले कारखानदार था, इन कारखानों में काम करता था जैसे हिंदुस्तान में तमाम। फिर उसके बाद वो मिलों में काम करने लगा तो काफी ऑर्गेनाइज हो गया था, तो उनको उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे लेबर। अब ये है कि उनका जो एक्सपोर्ट है वो 7.5 बिलियन डॉलर का, इंपोर्ट 70 बिलियन डॉलर का है। ये भी फर्क है इसके अंदर। और ये भी है कि जो उनकी
फ्री मार्केट इकोनॉमी से 71 से चल रही है, आजादी के बाद से। जब से पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, उसके बाद से फ्री इकोनॉमी उन्हीं ने अडॉप्ट की। मार्केट इकोनॉमी होने की वजह से बाहर से इन्वेस्टमेंट आया, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट आया वो ज्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आया, खासतौर से गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आया, और बांग्लादेश के बने गारमेंट कपड़े जो है वो बहुत अच्छे समझे जाते हैं। एक तो कॉटन भी है उनके यहाँ, वो कॉटन इंपोर्ट भी करते हैं, फिर उसके अलावा बहुत अच्छे जितनी यूरोप अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो भी बांग्लादेश से भी कपड़े बनवाती हैं, अपने सिलवाती हैं। अब ये है कि ये रेडीमेड गारमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसके अलावा उनकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने काफी डेवलप किया। लगभग 98% वो अपने यहाँ की बनी हुई दवाएं खाते हैं, केवल 2% का उनको इम्पोर्ट करना। शिप बिल्डिंग भी है उनके। देखिए ये सारी चीजें हैं, मगर जो ग्रोथ रेट होना चाहिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो होना चाहिए, वो अनइक्वल है अभी भी, मैंने भी कहा था। अब ये है कि एक्सटर्नल लोन उनका $100 बिलियन का हो गया है। ये बहुत खतरे की बात है, क्योंकि अभी तक तो ये मैनेज कर सकते हैं, अगर ज्यादा समय लगा तो फिर इनकी भी वही हालत होने लगेगी जो पाकिस्तान की हुई है, या किसी भी देश की हो सकती है। पाकिस्तान खासतौर से इनको सबक लेना चाहिए पाकिस्तान से। और फिर उसके अलावा ये भी है कि एक और बड़ी समस्या है, बैंक्स ने बहुत अब लोगों को जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं उन इंडस्ट्रियलिस्ट को काफी लोन दे रखे हैं, अब वो लोन वापस नहीं आ रहे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ता जा रहा है वहां के ऊपर, और ऐसा लगता है कुछ बैंक्स तो कोलैप्स भी हो सकते हैं। एक और बड़ी समस्या बांग्लादेश के साथ है, हर साल जब वहां बरसात आती है तो फ्लड्स आ जाते हैं, और बरसात खत्म होती है तो पानी की भी बाजी जगहों पे, सब जगह बाजी जगहों पे कमी हो जाती है। तो चाइना बड़े बड़े डैम बना रहा है ब्रह्मपुत्रा पे, फिर पद्मा रिवर है जिसको यहाँ पे गंगा हम लोग कहते हैं, पद्मा के इससे भी रिवर भरती है। तो उनको जो डैम्स बनाने चाहिए थे पावर स्टोर करने के लिए, चेक डैम्स, छोटे तालाब वगैरह इस तरह के, वो उसकी जरूरत है ऐसा लगता है। फिर उसके अलावा ये भी है कि दो बड़ी और समस्याएं, यानी फ्लड्स। एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट, अब मॉडर्न तरीके से एग्रीकल्चर होनी चाहिए, नई क्रॉप्स भी आनी चाहिए, और फिर उसके अलावा ये भी है कि एग्रीकल्चर के साथ साथ और बहुत सी इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई, कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो गांव में ही लोग जो रहते हैं वहीं रह के वो उससे इतनी आमदनी कमा सकते हैं, तो माइग्रेशन भी कम हो जाएगा लघु उद्योग के माध्यम से। मेरा मतलब ये है जैसा भारत में हो रहा है, जैसा कि भारत में ये जो है गांधी आश्रम और इस तरह के बहुत से सेंटर्स हैं जो काम कर रहे हैं गांव के अंदर, और वहाँ पे औरतें हैं और इन सबसे जुड़ी हुई हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि नई चीजें, मैंने कहा हॉर्टिकल्चर है, फिर उसके अलावा जो फ्लावरिकल्चर है, फिर उसके अलावा मैं समझता हूँ कि पशुपालन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ट्रेडिशनल ढंग से तो वो पाल रहे हैं, लेकिन ये कि मॉडर्न स्टाइल से, जैसे यूरोप अमेरिका में बड़ी स्केल पे, लार्ज स्केल पे पाले जाते हैं और मीट का एक्सपोर्ट किया जा सकता है, बांग्लादेश कर सकता है। फूड प्रोसेसिंग की जरूरत है, फूड प्रोसेसिंग करके, कोई जरूरी नहीं कि बांग्लादेश में जो खाना खाया जा रहा है वही प्रोसेस किया जाए, टिन बना के बेचा जाए। अरे भाई, जो अरबों का खाना है वो भी आप बांग्लादेश में बना के वहां पे भेज सकते हैं, या दूसरी जगहों पे बहुत से इस तरह के हैं। लोगों के पास टाइम नहीं होता, लोग बाहर से खाना मंगाते हैं, अगर अच्छा खाना बना के प्रोसेस फूड या सप्लाई चेन हो सकती है इसकी भी, तो ये इंडिया में तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। फिर एक तो ये भी है कि मछली, इतना पानी है, इतनी मछली है, और मछली का उनका व्यापार भी है, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा हूँ, और लेकिन ये उसमें स्कोप है और बढ़ाने की, 100% बढ़ सकता है, 200-300% उसको बढ़ा सकते हैं। कुछ हिल्सा और कुछ उनकी जो मछलियां हैं दुनिया में बहुत मशहूर हैं, वो बहुत महंगी मिलती हैं। इसके अलावा ये भी है कि वहाँ के ऊपर मैं समझता हूँ कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जिसका हम पहले बात कर रहे थे, वो अगर डेवलप हो जाती है और
तो वो बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं दूसरे मुल्कों को। आईटी इंडस्ट्री देखिए की बहुत जरूरत है वहां पे, अगर आईटी इंडस्ट्री भी वहां पे थ्राइव हो सकती है। बांग्लादेश एक ऐसा देश है भारत के अलावा जहाँ पे अंग्रेजी बोलने वाले भी हैं, कंप्यूटर सेवी भी हैं, टेक्निकल क्लास भी हैं। तो ऐसे मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में आया भी एक सेक्टर में, लेकिन अलग अलग सेक्टर्स में आने की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत वहां पे बढ़ सकता है। खुद स्वयं भारत बहुत इन्वेस्ट कर सकता है और कर रहा है वहां पे। और भारत के अलावा और बहुत से भी देश होंगे अगर ये आते हैं उसके अंदर। लेकिन इन सब के लिए जरूरी ये है एजुकेशन का विस्तार होना। एजुकेशन भी सब तरह की, टेक्निकल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, मगर क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत है। फिर उसके बाद यह है कि मेडिकल कॉलेजेस, उनके यहाँ अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स भी उनके यहाँ काफी मात्रा में जाते हैं, भारत से भी जाते हैं वहां पढ़ने के लिए, और भी खोले जा सकते हैं। उनके यहाँ भी जैसे भारत में पुराने वक्त जमाने में ब्रिटिश टाइम में हॉस्पिटल बने थे, उनके यहाँ भी बने हैं। तो उनका एक ट्रेडिशन है वहां पे, उसको उसको कई फोल्ड वो करने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत है। एक तरफ तो ये कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल, फार्मास्यूटिकल दवाई का बनाना, दवाओं का एक्सपोर्ट करना, इस तरह की बहुत सी चीजें हैं। भारत तो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है फार्मास्यूटिकल का, लेकिन बांग्लादेश भी बन सकता है। दुनिया बहुत बड़ी है, उसको एक दो मार्केट क्या दसियों मार्केट में बन जाए तब भी भारत का जो मार्केट है वो नहीं, उस पर असर पड़ता। दो बड़ी समस्याएं हैं बांग्लादेश के साथ, एक तो चाइना और दूसरा पाकिस्तान। चाइना के साथ समस्या ये है कि चाइना जो सस्ता प्रोडक्ट बनाती है, इतना सस्ता, उसकी वजह से लोकल प्रोडक्शन पूरी दुनिया में खत्म हुआ जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है, खासतौर से ग्लोबल साउथ की। अफ्रीका हुआ, एशिया के देश हुए, लैटिन अमेरिका हुआ, यहाँ पे लोग compete ही नहीं कर सकते चाइना के साथ। वो इतना लार्ज स्केल प्रोडक्शन करके इतना कम प्रॉफिट में सामान बेचते हैं जो यहाँ पे संभव नहीं। उनके यहाँ डेमोक्रेसी तो है नहीं, रूल ऑफ लॉ भी नहीं है। तो वो इससे लोकल मार्केट्स बिल्कुल खत्म होते चले जा रहे हैं। बांग्लादेश अगर सेल्फ रिलायंस की बात करता है तो, लेकिन वो कैसे करेगा, कहाँ से करेगा, कैसे compete करेगा चाइना के साथ। तो मैं समझता हूँ कि कुछ उनको एक कुछ समय के लिए कुछ सर्टेन इंडस्ट्रीज को डिसाइड करें वो, और बंद करें उसका ट्रेड, कि कहीं से इंपोर्ट नहीं होंगे नंबर ऑफ आइटम जो भी हैं उनके यहाँ बनाने की, अगर उसके उनके पास नहीं हुई। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी उससे इनकरेज मिलेगा। पब्लिक सेक्टर में भी वही प्रॉब्लम है, करप्शन है, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं होती उसी तरह से चले, जबकि तेल भी है, गैस भी है उनके यहाँ, कम है लेकिन है स्टिल, लेकिन दाम उसके लगातार बढ़ रहे हैं। ये दूसरा चाइना के साथ एक बड़ी समस्या है। चाइना का प्रेशर ये है कि बांग्लादेश जो है उसको वहां पे वो अपना नेवल बेस बनाना चाहते हैं, और नेवल बेस बनाने के लिए उसके ऊपर लगातार दबाव है। डर इस बात का है कि इकोनॉमिक क्राइसिस उनके यहाँ बढ़ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि वो बड़ा लोन ले लें जैसा कि श्रीलंका या पाकिस्तान ने किया। तो वो तो फिर तो चाइना के डेट ट्रैप में वो फंस जाएंगे और उससे निकलना बड़ा मुश्किल काम होगा। वहां पे अगर ऐसा हुआ तो वहां पे बहुत बड़ी अनरेस्ट हो जाएगी। बांग्लादेशीज बहुत इमोशनल पीपल हैं, वो जिस तरीके से करते हैं, और विपिन भी बहुत है वहां पे लोगों के पास, और वो बड़ी समस्या पूरे क्षेत्र के लिए हो जाएगी अगर चाइना की पॉलिसी जो है वो बिल्कुल फेवर में नहीं होती दूसरे कंट्री के, वो अपने हित में काम करता है। दूसरी बड़ी समस्या, जहां चाइना जाता है वो साथ में पीछे पाकिस्तान को भी लेके आता है। उस मुल्क पर प्रेशर दबाता है कि पाकिस्तान से अच्छे संबंध करो, पाकिस्तान के साथ तुम करो, भारत विरोधी पॉलिसी को आगे बढ़ाओ। बांग्लादेश अभी तक जो है वो एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है बिटवीन चाइना एंड इंडिया, हिंदुस्तान और चाइना के बीच में वो एक संतुलन बनाए हुए है। न तो वो ऐसी पॉलिसी करता है जिससे भारत के जो जेन्युइन इंटरेस्ट है उनको कोई हर्ट हो, और अभी तक उसने रिसिस्ट किया है वहां पे
चाइना को नेवल बेस बनाने से। कब तक करेगा ये आने वाला समय बताएगा। दूसरी बड़ी समस्या जो बांग्लादेश की है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान स्वयं तो डेवलप कर नहीं रहा है, बांग्लादेश तो बढ़ भी गया था बहुत, अभी भी बड़े पोटेंशियल है। मैं समझता हूँ कि वो दोबारा से संभल जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान तो स्वयं बढ़ नहीं रहा, लेकिन साथ में ये भी नहीं चाहता कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान या दूसरे सेंट्रल एशिया के दोस्त देश भारत समेत तरक्की करें। उसका काम सब जगह की तरक्की में बाधा डालने का हो गया है। वहां पे दो बड़ी और कई छोटी मोटी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है और कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं बहुत ऑपरेट करती हैं, जो कि सीधे अपोजिशन के साथ जुड़ी हुई हैं। और दूसरी बात ये कि ये वो पार्टीज हैं जहां जब भी इनको मौका मिलता है तो ये वहां पे मिलिटेंसी बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन साथ में एक चीज और तलब ये भी है कि बांग्लादेश अकेला मुस्लिम देश है जहाँ पे सेकुलर मूवमेंट भी बहुत स्ट्रांग है और वो बराबर से स्ट्रगल भी कर रहे हैं, उसमें लोग उनके भी बहुत मर रहे हैं। इस वजह से लगता है कि बांग्लादेश की जनता जो है, आम जनता तरक्की चाहती है, लेकिन ये कि जो ट्रेडिशनल ढंग से ये एडमिनिस्ट्रेशन रन किया जाता है ये नहीं चलेगा। करप्शन कम होना चाहिए, डेवलपमेंट एजेंडा होना चाहिए, नाम नहीं ले के सिर्फ नाम का डेवलपमेंट एजेंडा। सी टू इट 5 साल का प्लान के अंदर के हम कितना बनाएंगे। और आतंकवाद ये संगठन जो है ये केवल डिस्ट्रप्टिव काम करते हैं, इनके पास कोई डेवलपमेंट एजेंडा नहीं है। धर्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और फिर उसके बाद उनका इस्तेमाल, पॉलिटिकल इस्तेमाल करते हैं भारत के खिलाफ। ये पहले कंजर्वेटिज्म बढ़ाते हैं, फिर एक्सट्रीमिज्म बढ़ाते हैं और फिर मिलिटेंसी की तरफ ले जाते हैं। ये हमने ऐसा बहुत से मुल्कों में देखा, बांग्लादेश को। मैं समझता हूँ कि इसी तरह से एक छोटा मुल्क और है, वो इतना, उससे बांग्लादेश और दूसरे मुल्कों को सबक लेना चाहिए। वो कितनी आसानी से और कितनी जल्दी उसका डेवलपमेंट हो रहा है। वो एक शक्तिशाली देश के रूप में इमर्ज करने की पूरी कोशिश कर रहा है और उम्मीद है कि जल्दी ही वो इमर्ज करेगा। बांग्लादेश अगर चाहे उस मॉडल पे चल सकता है और बांग्लादेश भी काफी तरक्की कर सकता है, काफी डेवलप नेशन के रूप में इमर्ज कर सकता है। उसके पास पॉपुलेशन है, पढ़े लिखे लोग भी हैं, लेकिन ये कि उसको जो बाकी गरीब लोग हैं उनको अस्तर से नहीं ऊपर लाना होगा, तभी कुछ होगा। अपोजिशन पार्टीज तो इस तरह के मौके का हमेशा इंतजार में रहती हैं। अगर उनको ऐसे उपलब्धि मिलती है तो उसका पूरा फायदा उठाती है। मैं समझता हूँ शेख हसीना जी अपोजिशन पार्टीज के हेडक्वार्टर पे अटैक पे रेड कराने के बजाय अपने को देखें कि कहाँ पे गलती हुई और उसको सुधार करने की कोशिश करें और डेवलपमेंट एजेंडा वो उनके लॉन्ग लास्टिंग जो उनकी गवर्नमेंट है उसके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो वहां पे प्रॉब्लम्स और बढ़ जाए। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको इसको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी बढ़ाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिए, उससे हमें बहुत मदद मिलती है। क्रिटिकल कमेंट्स भी हम चाहते हैं कि ज्यादा भी आए साथ में, सुझाव के साथ साथ। धन्यवाद।